नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका यूपी से इंसैट संतोष गावंडे में। तो कल हमने पूंजी बाजार कैपिटल मार्केट की पीवाईक्यू का एनालिसिस कर लिया। आज हम जिस टॉपिक को एनालिसिस करने वाले वो है हमारा इंडस्ट्री। और इंडस्ट्री से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 2025 में इस टॉपिक से 4 क्वेश्चन आए थे। और हर साल इसमें एक दो क्वेश्चन आता ही रहता है। और धीरे धीरे इस टॉपिक का वेटेज बढ़ता जा रहा है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम हमारे टॉपिक को आज शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले हम 2025 के जो क्वेश्चन है उनको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन था निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा 2025 के ए सेट का छठवां क्वेश्चन यह था, भारत एक सदस्य के रूप में खनिज सुरक्षा साझेदारी मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में शामिल हो गया है। जी बिल्कुल सही, ये कथन यहाँ पर सही हो जाता है। अमेरिका के साथ हमारा एक मतलब एग्रीमेंट हो गया, हम उसके साथ मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में हम शामिल हो गए हैं। उसके बाद भारत उन सभी 30 महत्वपूर्ण खनिजों में साधन संपन्न देश है जिनकी उसने पहचान की है। जी देखिए, मतलब क्या कहते क्रिटिकल मिनरल में हम साधन संपन्न तो नहीं है। हम लिथियम हो गए, उसके बाद अन्य जो क्या कहते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स हो गए, उनके ऊपर हम बाकी अन्य देशों के ऊपर निर्भर है। इसी कारण सभी 30 महत्वपूर्ण खनिजों के ऊपर हम साधन संपन्न नहीं है। संसद ने 2023 में खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन किया जो केंद्र सरकार को कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के लिए खनन पट्टे और समग्र लाइसेंस को विशेष रूप से नीलाम करने का अधिकार देता है। जी बिल्कुल से ये कथन भी यहाँ पर सही हो जाता है, जहाँ पर हमने लगभग 24 कहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर लगभग हमने 24 जो एक्ट है 24 एक्ट को इसमें से कुछ उसमें मॉडिफाई कर लिया जो प्रासंगिक नहीं है, अगर उसमें कुछ बदलाव वगैरह कर लिया है 24 एक्ट्स में। इसी कारण हमारा जो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर 1 और 3 हमारे यहाँ पर आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंत्रालय यहाँ पर हमें पूछे जा रहे हैं, राष्ट्रीय ऑटोमेटिव बोर्ड नेशनल ऑटोमेटिव बोर्ड ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जी नहीं, यह लगभग भारी उद्योग मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। उसके बाद कोयर बोर्ड, जो कोयर बोर्ड है यह भी भारी, अब देखिए यहाँ पर है पेड़ यहाँ पर है, उसी कारण जो कोयर बोर्ड है वह एमएसएमई मंत्रालय मतलब सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय इस मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र यह लगभग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर सभी जो तीन हमें यहाँ पर पेड़ दी गई थी वो मिसमैच है। इसी कारण यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा डी को ही नहीं, यह आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित गतिविधि पर चर्चा कीजिए। गतिविधियाँ पढ़ने से पहले एक बार क्या है, अगर देख ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले जो नीचे हमें दिया होता है क्या कहते हैं सूचना, उसको पहले पढ़े फिर बाद में ऑप्शन के ऊपर आ जाइए। इससे हमारा समय बचता है। अगर देखिए हम सबसे पहले इन ऑप्शन को बारे में पढ़ेंगे फिर उसके बाद यहाँ पर पढ़ेंगे तो फिर दोबारा हम वापस जाएंगे। हमारे पास समय की मारामारी तो बहुत रहती है एग्जाम में, इसी कारण पहले जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है उसको पहला पढ़ेंगे फिर बाद में ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे देश में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड द्वारा उपरोक्त में से कितनी गतिविधियां रेगुलेट मतलब विनियमित की जाती हैं। कच्चे तेल का उत्पादन, देखिए कच्चे तेल के ऊपर हम निर्भर है तो उत्पादन यहाँ पर तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद पेट्रोलियम उत्पादों का शोधन भंडारण और वितरण जी बिल्कुल सही, इनके माध्यम से किया जाता है। पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन और बिक्री जी बिल्कुल सही, इसका तहत ही किया जाता है, उसको रेगुलेट किया जाता है। प्राकृतिक गैस का उत्पादन, देखिए हम इसमें भी थोड़े बहुत आत्मनिर्भर नहीं है, इसी कारण इसका भी उत्पादन इसके माध्यम से नहीं किया जाता है, उत्पादन तो नहीं होता है। इसी कारण 1 और 4 जहाँ पर होगा वो हमारा आंसर नहीं होगा। 2 और 3 हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, तो केवल 2 हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और भारत में राज्य सरकारों के पास गौण खनिजों के निष्कर्षण के संबंध में रियायतें देने के लिए नियम बनाने की कोई शक्ति नहीं है, भले ही ऐसे खनिज उनके क्षेत्र में हो या नहीं हो। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत में केंद्र सरकार के पास प्रासंगिक कानून के तहत गौण खनिजों को अधिसूचित करने की शक्ति है। देखिए जो पहला हमारा स्टेटमेंट है, यहाँ पर राज्य सरकारों के पास गौण खनिज
को निष्कर्षण के संबंध में रियायत देने के लिए कोई नियम बनाने की शक्ति नहीं, ऐसा नहीं है। वह गौण खनिजों को उसका निष्कर्षण करने, उनका रेगुलेट करने के लिए वह अपना क्या कहते नियम बना सकती है। इसके कारण पहला कथन तो गलत होता है, लेकिन दूसरा कथन यहाँ पर सही हो जाता है। भारत में केंद्र सरकार के पास प्रासंगिक कानून के तहत गौण खनिज का अधिसूचित करने की शक्ति है। इसी कारण हमारा आंसर जो हो जाएगा पहला गलत और तीसरा सही, दूसरा सही यहाँ पर हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके बारे में और आपको डिटेल से बता दिया जाए तो लगभग क्या बोलते हैं, खान और खनिज, खान और खनिज एक्ट है लगभग 1957 का। इसकी जो धारा है, इसकी धारा 15 के तहत राज्य सरकारों के पास ये शक्ति उसको दी गई है। इसी कारण ये मतलब आंसर यहाँ पर गलत हो जाता है, मतलब ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाता है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि उनके पास कोई शक्ति नहीं है। तो इस तरीके से हमने लगभग 2025 के क्वेश्चन को एनालिसिस कर लिया। अब हम बाकी आने वाले क्या कहते हैं, बाकी जो सालों के क्वेश्चन इसके ऊपर आगे बढ़ जाते हैं। भारत में 1 सेकेंड, हाँ, भारत में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR नियम क्या है, इसके बारे में पहले जान लो। देखिए, उद्योग वगैरह जो है वो अपना उद्योग स्थापित करते हैं, लाभ वगैरह कमाते हैं, जो हमने कल जैसे डिस्कस किया। लेकिन उद्योग वगैरह स्थापित करे, लाभ कमा रहे हैं, लेकिन इस सारे प्रक्रिया के कारण जो पर्यावरण पर क्षति हो रही है, जो मानव स्वास्थ्य को नुकसान हो रहा है, तो इसकी कुछ लायबिलिटी बनती है। तो इसी की लायबिलिटी इस नियम के अंतर्गत दायर की जाती है। यहाँ पर कहा जाता है कि देखिए, कम से कम आपको 3 वित्तीय वर्ष में आप जो इतना लाभ कमाते हैं उसका आपको 2% है, वह आपको जो अपने पर्यावरण की क्षति की, जो अपने मानव स्वास्थ्य को क्या कहते हैं हानि पहुंचा रहे हैं, इसकी आपकी भरपाई करनी पड़ेगी। भरपाई आप क्या कहते हैं, हमें पैसा मत दीजिए, आप अपने जो इलाके है या फिर आपको जहाँ पर भी सही लगे आप वहाँ पर उसका निवेश कीजिए और पर्यावरण की क्षति को दूर कीजिए। ये इसके लिए जो फंड बनाया जाता है उसको CSR फंड कहते हैं। तो वही CSR नियम निर्दिष्ट करते हैं कि कंपनी या उसके कर्मचारी को सीधे लाभ पहुंचाने वाले व्यय को CSR गतिविधियों के रूप में नहीं माना जाएगा। जी बिल्कुल सही है, इसके अंतर्गत नहीं माना जाता है। मतलब क्या कहते हैं, भले ही कंपनी का कर्मचारी काम कर रहे हैं और फिर उन्हीं को वो पैसा जो बचा रहा है वही पैसा उनको बाद में दिया जाएगा, तो फिर ये सही नहीं होगा ना। इसी कारण लेकिन मतलब जो पर्यावरण को लॉस हो रहा है, जो बाकी अन्य लोगों को लॉस हो रहा है, उसकी तो भरपाई इसमें से नहीं होगी। CSR नियम CSR गतिविधियों पर न्यूनतम खर्च निर्दिष्ट नहीं करते। जी नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जो 3 वित्तीय वर्ष रहेंगे उसमें जो आपको प्रॉफिट रहेगा उसका लगभग आपको 2% जो है वो इसमें खर्च करना पड़ेगा इस नियम के तहत। इसी कारण हमारा पहला जो आंसर हो जाएगा केवल एक यहाँ पर सही है। 2023 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अपने निवेशकों को वितरित इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनविट्स में जमा से ब्याज आयकर को छूट दी गई है, लेकिन लाभांश को नहीं। देखिए, पहला कथन गलत हो जाता है, लेकिन इनविट्स क्या होता है पहले ही जान लीजिए। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसमें जो पैसा प्राप्त होता है ना, इसका कुछ पैसा जो है कुछ परसेंट, मतलब लगभग हाँ शायद 20 और 80 का रेशो रहता है। 80% का पैसा कुछ इंफ्रा में निवेश किया जाता है। तो इंफ्रा में निवेश करने के बाद यह इनविट्स हो जाता है। ठीक है, कुछ पैसा अन्य जगहों पर निवेश किया जाता है तो वह रिट्स होता है। तो इसमें जो ब्याज मिल रहा है और उसमें जो लाभांश मिल रहा है, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि यह मतलब इसके ऊपर क्या बोलते हैं, टैक्स नहीं लगता। जी ऐसा नहीं है, जो आपको ब्याज मिल रहा है और जो आपको लाभ मतलब प्रॉफिट मिल रहा है, ये दोनों जो है वो टैक्स के अंतर्गत आते हैं। इसी कारण पहला कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। दूसरे कथन के ऊपर बढ़ते हैं। इनविट्स को वित्तीय अस्थिया का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम 2002 का प्रवर्तन के तहत उधारकर्ता के रूप में मान्यता दी गई। जी बिल्कुल सही, हमारे यहाँ पर आंसर जो होगा डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित परिसंपत्ति विचार कीजिए। यहाँ पर ऊपर में से कितने अमूर्त निवेश है। अमूर्त निवेश क्या कि मतलब जो क्या कहते हैं फिजिकल रूप में दिखते नहीं है। तो बॉन्ड की पहचान हमें कोई फिजिकल रूप में दिखता नहीं, वो तो मतलब बस एक कागज है। ठीक है, इन्वेंट्री या फिर बहुत इन्वेंट्री दिखती है। बौद्धिक संपदा IPR जो रहता है वो भी हमें दिखता नहीं है। ग्राहकों की मेलिंग सूची ये भी हमें दिखती नहीं है, बस एक
वर्चुअल फॉर्म में लिखी हुई, इसी कारण यहाँ पर जो केवल 3 जो हमारा आंसर है यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाते हैं। भारत में कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उनमें से कोई भी समुद्र जल का उपयोग नहीं करता है। देखिए कुछ कुछ जो संयंत्र है जो तटीय क्षेत्रों में वो करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ इसमें तो मीठे जल का उपयोग किया जाता है। उनमें से इसी कारण पहला कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। इनमें से कोई भी जल तनावग्रस्त जिले में स्थापित नहीं, जी ऐसा नहीं है। ये ताप विद्युत संयंत्र को मोस्ट ऑफ क्या कहते हैं जल लगते हैं, इसी कारण मोस्ट ऑफ जो है वो जल तनावग्रस्त क्षेत्र में ही स्थापित है, इसी कारण पहला ये दूसरा कथन भी यहाँ पर गलत हो जाता है। उनमें से कोई भी निजी स्वामित्व का नहीं है, जी नहीं ऐसा नहीं है। प्राइवेट प्लस क्या कहते हैं गवर्नमेंट, ये दोनों के अलग अलग स्वामित्व के, इसी कारण यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा केवल डी। हमारे यहाँ पर कोई भी कथन यहाँ पर सही नहीं है। किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नई तकनीक हासिल करना पूरा पूंजीगत व्यय, जी बिल्कुल सही। अगर आप कोई नई तकनीक हासिल कर रहे तो फिर क्या कि जाहिर ही बात है कि इससे आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। ऋण वित्त पोषण और पूंजीगत व्यय, ऋण वित्त पोषण को पूंजीगत व्यय माना जाता है, जबकि इक्विटी वित्त पोषण को राजस्व व्यय माना जाता है। जी बिल्कुल सही। ये यहाँ पर दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाते हैं। थोड़ा 1 सेकेंड से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाते हैं हम। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन श्रमिकों को रोजगार देने वाले कारखाने में औद्योगिक विवादों बंद होने, छटनी या छटनी के बारे में जानकारी संकलित करता है। तो वही जाहिर सी बात है श्रम ब्यूरो इसके बारे में सारा काम करता है, इसी कारण यहाँ पर सी हमारा आंसर सही हो जाएगा। भारत में कोयला नियंत्रण संगठन की क्या भूमिका है। CCO, कोल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब क्या भारत सरकार की कोयला सांख्यिकी की एक प्रमुख स्रोत है, जी बिल्कुल सही। 1 सेकेंड, थोड़ा इसकी थिकनेस थोड़ी कम कर दे, बाकी नीचे के यहाँ पर छुप जा रही है। यह कैप्टिव कोल लिग्नाइट ब्लॉक के विकास की प्रगति की निगरानी करता है, जी बिल्कुल सही। यह कोयला असर वाले क्षेत्रों में अधिग्रहण से संबंधित सरकार की अधिसूचना पर किसी भी आपत्ति को सुनता है, जी बिल्कुल सही। यह सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनी निर्धारित समय में अंतिम उपयोगकर्ता तक कोयला पहुंचे, जी नहीं ऐसा ही कोई रेगुलेट नहीं करता, इसी कारण हमारा 1 2 3 यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाते हैं। भारत में एक फर्म के ब्याज कवरेज अनुपात का महत्व क्या है। यहाँ पर हमें उसका क्या कहते हैं ये पूछ रहे हैं। यह फर्म के वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है, जिसे बैंक ऋण दिया जा रहा है, जी बिल्कुल सही। यह फर्म के उभरते जोखिम का मूल्यांकन करने में मदद करता है, जिसे बैंक ऋण दिए जा रहा है, जी बिल्कुल सही। उधार लेने वाले फर्म का ब्याज कवरेज अनुपात जितना अधिक होगा ऋण चुकाने की क्षमता उतनी कम होगी, जी ऐसा नहीं है। ये कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। अगर ये क्या बोलते हैं उसको ICR अनुपात, अगर ये बड़ा हुआ है तो यहाँ पर कहा जाता है कि इनका जो जोखिम है यहाँ पर जोखिम कम है, ठीक है। अगर ICR कम है तो फिर जोखिम जो है जोखिम ज़्यादा माना जाता है, ठीक है। इसी कारण हमारा जो आंसर हो जाएगा 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। 1 और 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियंत्रक बोर्ड PNGRB भारत सरकार द्वारा स्थापित पहला नियामक निकाय है, जी नहीं इसके पहले भी लगभग सेबी स्थापित की गई है। उसके बाद TRAI ये स्थापित की गई, अन्य कुछ वित्तीय संस्था भी स्थापित किए गए हैं, तो मतलब पहला संस्थान तो ये नहीं है। PNGRB का एक कार्य गैस के लिए प्रतिस्पर्धा बाजार सुनिश्चित करना, जी बिल्कुल सही। PNGRB के निर्णय के खिलाफ अपील बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष रखी जाती है, जी बिल्कुल सही। यहाँ पर 2 और 3 यहाँ पर हमारा सही कथन है। इंदिरा गांधी के तहत भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जी बिल्कुल सही। अब कोयला ब्लॉक लॉटरी के आधार पर आवंटित किया जाए, जी नहीं अभी भी यह नीलामी के आधार पर इनको यह आवंटित किया जाता है,
ठीक है। हाल ही में भारत घरेलू आपूर्ति में कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करता है, लेकिन अब भारत कोयले उत्पादन में आत्मनिर्भर है। जी नहीं, यहाँ पर एक कथन गलत हो जाता है। अभी भी देखिए, हम चीन के बाद हम सबसे ज़्यादा कोयला आयात करते हैं, ठीक है, और उत्पन्न भी हम बहुत बड़ी मात्रा में करते हैं। इसी कारण ये कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। हमारा जो आंसर हो जाएगा केवल एक यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत में लघु खनिजों के प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश में प्रचलित कानून के अनुसार रेत एक लघु खनिज है। जी बिल्कुल सही। राज्य सरकारों के पास लघु खनिजों को खनन पट्टे पर देने की शक्ति है, लेकिन लघु खनिजों के अनुदान से संबंधित नियमों के गठन की शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास है। जी देखिए, दोनों शक्तियाँ जो है वह स्टेट गवर्नमेंट के पास है, ऐसा कोई नहीं है। इसी कारण दूसरा कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। राज्य सरकारों के पास लघु खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति। जी बिल्कुल से, हमने भी जो एक्ट पीछे चर्चा किया था 1957 का, वो उसके अंतर्गत आ जाता है। इसी कारण हमारा जो आंसर है 1 और 3 कथन यहाँ पर सही है। देखिए, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ा चढ़कर 2025 में पूछा गया था, ठीक है। 2018 का क्वेश्चन है, भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत फोटोवोल्टिक इकाइयों के उपयोग की जाने वाली सिलिकॉन वेफर्स के निर्माण में दुनिया में सबसे बड़ा है। जी नहीं, हम सेकंड नंबर पर आ जाते हैं। हमसे सबसे बड़ा क्या कहते हैं, चीन है इसमें। सौर ऊर्जा शुल्क भारतीय सौर ऊर्जा निगम द्वारा निर्धारित की जाती है। जी नहीं, ये भी कथन यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि इसका जो निर्धारण है वह केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा इसे किया जाता है, ठीक है। तो इसी कारण दोनों कथन यहाँ पर गलत हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राज्य सरकारों के पास गैर कोयला खदानों की नीलामी करने का अधिकार नहीं है। जी ऐसी बात यहाँ पर नहीं है। मतलब उनके पास ये अधिकार दिया गया है, 1957 के एक्ट में उनको ये अधिकार दिया गया है। आंध्र प्रदेश झारखंड में सोने की खदान नहीं है। जी नहीं, वहाँ पर सोने की खदानें हैं। राजस्थान में लो अयस्क की खदानें हैं। जी बिल्कुल सही, यहाँ पर कथन सही हो जाता है। केवल 3 हमारे यहाँ पर कथन सही हो जाता है। हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया। देखिए, 2016 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आंध्र प्रदेश में यह स्थापित करने का यहाँ पर प्रस्ताव किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकार की योजना उदय योजना का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, उदय योजना के बारे में आपने बहुत बार सुना भी होगा। तो वही यह क्या बोलते हैं, बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय बदलाव और पुनरुद्धार के लिए प्रावधान करता है। इसका डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 2015 क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाते हैं। भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित के आयात की आवश्यकता होती है। किसकी आयात की आवश्यकता होती है। तो वही कोकिंग कोयला की इसके लिए आयात की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से किसे भौगोलिक संकेत जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। देखिए, ये भी लगभग 2015 का क्वेश्चन है और ये भी करंट का क्वेश्चन था। तो बनारस ब्रोकेट साड़ी और तिरुपति लड्डू, इन दोनों को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग क्या होता है, विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में उत्पादित होने वाले उत्पादों को दिया जाता है, जो एक स्पेशल वहाँ पर होते हैं, कुछ विशेष खास उसमें हो जाता है। तो राजस्थानी दाल बट्टी चूरमा को देखिए, इसको तो नहीं दिया गया है। इसी कारण हमारा जो आंसर हो जाएगा सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 1 और 3। 8 कोर उद्योगों की सूचकांक के निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक महत्व दिया गया है। तो देखिए, बिजली जो उत्पादन है, देखिए जो चारों है, कोयला, बिजली, उर्वरक, इस्पात, ये चारों भी 8 करोड़ उद्योग की सूचकांक, 8 करोड़ उद्योग की इसमें आते हैं, जो बेस उद्योग होते हैं सभी अर्थव्यवस्था का। तो बिजली का उत्पादन, देखिए बिजली जो सारे उद्योगों को संचालित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो लगभग सभी क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया गया वो बिजली का महत्व है। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा भारत में पानी का अधिकतम उपभोक्ता है। तो सबसे ज़्यादा पानी को उपभोक्ता ताप विद्युत, इसको ज़्यादा पानी लगता है, क्योंकि ताप विद्युत को उस ठंडा क्या कहते हैं, उस संयंत्र को ठंडा करने के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट ऑफ पानी लगता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कोयले की विशेषता है। तो उच्च राख की सामग्री है, जो बिल्कुल सही। कम सल्फर की सामग्री है, जो बिल्कुल सही। कम राख संलयन तापमान है, जो बिल्कुल सही। तीनों विशेषता हमारे भारतीय कोयले की है। विनिर्माण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की हालिया नीतिगत पहल कौन कौन सी है। तो वह यही क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्रों की स्थापना, बिल्कुल से। एकल खिड़की की मंजूरी का लाभ प्रदान करना, जी बिल्कुल सही। और
प्रौद्योगिकी अधिग्रहण और विकास कोष की स्थापना करना, ये तीनों इसकी विशेषता है। भारत में औद्योगिक उत्पादन के समग्र सूचकांक 8 करोड़ उद्योगों की सूचकांक का संयुक्त भार 37 मतलब 37.90% है। निम्नलिखित में से कौन सा 8 करोड़ उद्योग शामिल है? तो सीमेंट उसमें आता है, उर्वरक आता है, प्राकृतिक गैस आता है, रिफाइनरी आता है, कपड़ा इसमें नहीं आता है। एक एक दो तीन चार, अरे ऑप्शन में ये सी यहाँ पर है, तो ये इसका सही आंसर है। 2011 का क्वेश्चन है, और भारत सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अपनी इक्विटी का विनिवेश क्यों कर रही है? विनिवेश मतलब जैसे क्या कहते हैं, विनिवेश क्या होता है? जहाँ पर गवर्नमेंट जो है अपनी हिस्सेदारी 51% से अधिक बेच देती है, या खुद के पास लगभग 97 या फिर 26% तक रख देती है, इसको विनिवेश कहते हैं। तो सरकार विनिवेश से अर्जित राजस्व का उपयोग मुख्य रूप से बाहरी बाहरी ऋण का भुगतान करने के लिए करना चाहती है। जी ऐसा नहीं है। सरकार अब सीपीएससी के प्रबंधन नियंत्रण को बनाए रखने की इरादा नहीं रखती। जी ऐसा नहीं। देखिए, जो उद्योग थोड़े से घाटे में चल रहे और उनको थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर उसमें अगर इंक्लूड हो जाता है, तो वो थोड़ा और उनको बूस्ट देने के बाद वो अच्छे से क्या प्रॉफिट बेस्ड काम कर सकते हैं, तो उन उद्योगों में विनिवेश किया जाता है। इसी कारण यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो डी हो जाएगा, नहीं एक और नहीं दो, यहाँ पर सही ऐसे आंसर हो जाएगा। तो देखिए, हमने लगभग यहाँ पर 2011 तक के क्वेश्चन का एनालिसिस कर लिया, और पीछे जाने को कोई मतलब नहीं, क्योंकि वही थोड़ा सा करंट बेस्ड टॉपिक है, इसी कारण मतलब कुछ ज़्यादा रिलेवेंट रहता नहीं है। तो हम इकोनॉमिक में बस 2015 सालों के पीवाई को एनालिसिस कर रहे हैं। आशा है आपको आज का सेशन जो है वो पसंद आया होगा। कल हम जो हमारा टॉपिक रहेगा वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसके बारे में जो पीवाईक्यू उनको एनालिसिस करेंगे। तो आप सभी का इस सेशन तक यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं कल के सेशन के लिए, सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।